जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट हब में। मैं एसपी चौधरी एक बार फिर आपके सामने हाजिर हुआ हूं रेलवे ग्रुप डी के साइंस क्वेश्चन के साथ। जैसा कि आप सभी को पता है, हमने ग्रुप डी के 86 पेपर है वो सोल्व कर लिए हैं। अगर वो पीछे वाली क्लासें आपने नहीं देखी है तो इस क्लास के आई बटन या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर के आप पीछे वाली क्लासें देख सकते हैं, या फिर आप प्लेलिस्ट में जाओगे तो कंटिन्यू सभी क्लासें आपको देखने को मिलेगी। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। और आज अपन इस क्लास में 29 सितंबर 2022 को तीसरी पारी में जो पेपर हुआ था उसमें जितने भी साइंस के क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी का इस क्लास में सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो बने रहेगा हमारे साथ। जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, पास में लगे बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि अपन जैसे ही नेक्स्ट वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप तुरंत उसका लाभ उठा सको। रही बात पीडीएफ की, तो क्लासों की पीडीएफ और प्रीवियस ईयर के पेपर की पीडीएफ है वो आपको टारगेट हब एप्लीकेशन पे मिल जाएगा। लिंक इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, तो वहां से जाकर के आप टारगेट हब एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिएगा और प्रत्येक क्लास की पीडीएफ और प्रीवियस ईयर के पेपर की पीडीएफ है वो आपको इसी एप्लीकेशन के माध्यम से मिलेगी। रही बात टेस्ट सीरीज की, तो हमने ग्रुप डी के लिए दो तरह की टेस्ट सीरीज शुरू कर रखी है अभी। एक आपको स्पेशल साइंस की टेस्ट सीरीज देखने को मिलेगी जिसके अंदर आपको 1000+ क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जो कि सारे के सारे क्वेश्चन है वो प्रीवियस ईयर के रहेंगे। और इसमें हमने अभी तक 50+ टेस्ट है वो डाल रखे हैं अभी, ठीक है। और एक हमने कंप्लीट ग्रुप डी की टेस्ट सीरीज शुरू कर रखी है अभी, जिसके अंदर आपको प्रत्येक टेस्ट के अंदर 100 क्वेश्चन देखने को मिलेगा और प्रत्येक टेस्ट है वो एक प्रीवियस ईयर का पेपर रहेगा। तो अपनी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए आप आज से ही टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। और आज की क्लास का पहला क्वेश्चन देखो भी आपके सामने इस प्रकार से। अब इसमें बोला गया भी अवतल दर्पण के लिए अनंत पर स्थित किसी वस्तु का प्रतिबिंब स्थित होता है। तो कंडीशन ये होती है भी जब वस्तु को अनंत के ऊपर रखा जाता है, जब वस्तु को अनंत के ऊपर रखा जाता है, अनंत के ऊपर जब वस्तु को रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब कहां पे बनेगा भाई? तो उसका प्रतिबिंब है वो फोकस के ऊपर बनेगा। और कैसा बनेगा? तो ये उल्टा बनेगा, या फिर इसे अपन बोल सकते हैं वास्तविक बनेगा। क्या कैसा बनेगा? वास्तविक बनेगा। और वास्तविक हमेशा क्या होता है भाई? उल्टा होता है। वास्तविक हमेशा उल्टा होता है। तो कैसा? और बिंदु साइज का बनेगा भाई, एकदम बिंदु साइज का, एकदम छोटा, अत्यधिक छोटा बनेगा भाई, बिंदु साइज का बनेगा भाई, ठीक है। उसके बाद में जब वस्तु को अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में, जब वस्तु को अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रखा जाता है तो उसका जो फोकस बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा, वो कहां पे बनेगा? तो वो फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में बनेगा भी। और ये कैसा बनेगा? ये वास्तविक ही बनेगा। और वास्तविक उल्टा ही होता है और छोटा बनेगा भी, ये छोटा बनेगा भी, अत्यधिक छोटा नहीं बनेगा, ये छोटा बनेगा। उसके बाद में जब वस्तु को वक्रता केंद्र पे रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र के ऊपर ही बनता है और ये समान आकार का बनेगा भी, ये समान आकार का बनेगा। और कैसा बनेगा? वास्तविक बनेगा भी, वस्तु के समान आकार का बनेगा। उसके बाद में जब वस्तु को वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब है वो वक्रता केंद्र से परे बनेगा भी, वक्रता केंद्र से परे बनेगा, या फिर ये बोल सकते हैं वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में बनेगा। और कैसा बनेगा? तो ये बड़ा बनेगा भी और वास्तविक बनेगा। उसके बाद में जब वस्तु को वक्रता केंद्र के ऊपर फोकस के ऊपर रखा जाता है तो उसका जो प्रतिबिंब है वो अनंत के ऊपर बनेगा भी, उसका प्रतिबिंब है वो अनंत के ऊपर बनेगा। और ये कैसा होगा भी? बड़ा होगा भी, ये बहुत बड़ा होगा और वास्तविक होगा भी। और जब वस्तु को, लास्ट कंडीशन आती है, जब वस्तु को फोकस और ध्रुव के बीच में रखा जाता है, वस्तु को फोकस और ध्रुव के बीच में रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब है वो आभासी बनेगा भी, उसका प्रतिबिंब आभासी बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा। और कैसा बनेगा भी? वस्तु से बड़ा बनेगा भी, वस्तु से बड़ा बनेगा। और आभासी प्रतिबिंब होता है वो हमेशा सीधा होता है भी, वो हमेशा सीधा होता है। तो यहां पे अनंत के ऊपर है तो फोकस के ऊपर उसका प्रतिबिंब बन जाएगा। तो आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा? 3 नंबर ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन। अब इसके अंदर आपको बताना है भी निम्न में से कौन सा कथन गलत है, ये आपको बताना है। तो धातुओं के ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति के होते हैं और अधातुओं के ऑक्साइड है वो अम्लीय प्रकृति के होते हैं। तो बिल्कुल सही बात है भी, यानी धातुओं के क्षारीय इस प्रकार से याद रखो भी, ए से अधातु बन गया ना और ए से अम्लीय बन गया। तो अधातुओं के ऑक्साइड है वो अम्लीय प्रकृति के होते हैं भी, बाकी धातुओं के ऑक्साइड है वो क्षारीय प्रकृति के हो जाए, कोई दिक्कत नहीं। और धातुओं के ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति के होते हैं, तो ये बात गलत है भी, ठीक है, ये बात आपकी गलत है। और गलत कौन सा ये आपको बताना है।
और अधातुएं विद्युत ऋणात्मक प्रकृति की होती है। अधातुएं हैं वो विद्युत ऋणात्मक प्रकृति की होती है, जबकि धातुएं हैं वो विद्युत धनात्मक प्रकृति की होती है। क्योंकि धातु क्या करती है, इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हुए, धातुएं हैं वो इलेक्ट्रॉन का त्याग करती है और इलेक्ट्रॉन का त्याग करने पर उस पर क्या आ जाता है, प्लस चार्ज आ जाता है। तो धनात्मक प्रकृति की होती है, जिसे अपन क्या बोलते हैं, केटायन बोलते हैं, केटायन बोला जाता है। और अधातुएं होती है, ये क्या करती है, इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करती है, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करती है। इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने पर उस पर क्या है, माइनस चार्ज आ जाता है, इसीलिए वो ऋणात्मक हो जाती है। और ऋणात्मक को एनायन बोलते हैं, ऋणात्मक को क्या बोला जाता है, एनायन बोला जाता है। धनात्मक को केटायन बोलते हैं और ऋणात्मक को एनायन बोला जाता है। तो इसमें 2 नंबर ऑप्शन, 2 नंबर है वो गलत है, तो केवल बी 4 नंबर ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा भाई। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन, जिंक से जिंक आयन का निर्माण किसके कारण होता है भी? तो जिंक आयन कैसे बनेगा भी? जब जिंक को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रखा जाए, जिंक को जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रखेंगे तो जिंक आयन बनेगा। तो ये देखो भी Zn प्लस में O2, तो यहां पे आपका बन गया ZnO यानी जिंक ऑक्साइड बन गया, जिंक ऑक्साइड बन गया। ये क्या है, आपका जिंक आयन है, ये आपका जिंक आयन है। तो यहां पे कौन सी किसके कारण बनता है ये? तो ऑक्सीजन जुड़ रही है, ऑक्सीजन जुड़ रही है, तो ये ऑक्सीकरण के कारण जुड़ रहा है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया हो रही है यहाँ पे। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 4 नंबर ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा भाई। चीजें समझे क्या? आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन। अब इसके अंदर आपको बताना भी जिंक से जिंक आयन का निर्माण, ये तो दोबारा से वही आ गया भाई, 13 नंबर क्वेश्चन है ना, 18 और ये भी 18 नंबर, ठीक है। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है, इसमें बताना है भी निम्न में से कौन रात्रि के समय कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और मध्यस्थ उत्पाद तैयार करते हैं और दिन के दौरान क्लोरोफिल ऊर्जा अवशोषित करके उस पर कार्य करके अंतिम उत्पाद बनाता है? तो वो है मरूदबिद पौधे। अब मरूदबिद पौधे क्या होते हैं भी? जो रेगिस्तान के अंदर होते हैं ना, रेगिस्तान के अंदर जो पौधे उत्पन्न होते हैं उसे क्या बोलते हैं भी? मरूदबिद पौधे बोलते हैं। और रेगिस्तान के अंदर आपको पता ही है जल की क्या होती है भी? जल की कमी होती है भी, जल की कमी होती है। तो इसीलिए रेगिस्तान के अंदर जो मरूदबिद पौधे होते हैं ये क्या करते हैं, दिन के समय में अपने रंध्र है वो बंद करते हैं, अपने रंध्र बंद रखते हैं ताकि जल की हानि ना हो, ठीक है। और ये रात्रि के समय वो अपने रंध्र है वो खोलते हैं और रंध्रों के द्वारा ही गैसों का आदान प्रदान होता है, गैसों का विनिमय होता है, ठीक है। तो ये रात्रि के समय अपने रंध्र खोलेंगे तो ये रात्रि को क्या कर लेंगे, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण कर लेंगे। रात्रि के समय है वो ये कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण कर लेंगे, इसीलिए रात्रि के समय है वो पानी का वाष्पोत्सर्जन होगा नहीं। रात्रि के समय तो सूर्य का प्रकाश होगा ही नहीं, और सूर्य का प्रकाश नहीं होगा तो वहां पे ये क्या करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण कर लेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करके ये क्या है, एक प्रकार से मध्यस्थ उत्पाद बना लेगा भाई, ठीक है। इसके पास में जल तो है, इसके पास में कम मात्रा में है लेकिन है तो सूर्य, और रंध्रों के द्वारा है वो ये रात्रि में क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड ले लेंगे। और जैसे ही दिन उगेगा, दिन उगते ही ये क्या कर देंगे, अपना रंध्र है वो बंद कर देंगे। मरूदबिद पौधे दिन में अपना रंध्र बंद रखते हैं और उसके बाद में क्लोरोफिल से ये ऊर्जा ग्रहण करेंगे। कौन सी ऊर्जा? प्रकाश ऊर्जा। और प्रकाश ऊर्जा को ग्रहण करके ये अपना क्या है, उत्पाद बना लेंगे भी। तो यहां पे ये एक मध्यस्थ उत्पाद बन गया भी, रंध्र से CO2 ग्रहण किया और आपके पास में जल है ही, और इससे क्या है, थोड़ा सा आधा, मध्यस्थ का मतलब हो गया भी हाफ, उसने अपना आधा भोजन तैयार कर लिया और जो आधा भोजन है वो प्रकाश की उपस्थिति में दिन में तैयार कर लेगा। तो यहां पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2 नंबर ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चीजें समझे क्या? इस प्रकार से क्वेश्चन को सोल्व करना है। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है, एक आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं भी पहले अपने को ये पता नहीं था भी PDF के अंदर, जैसे अपन ये PDF कर रहे हैं, PDF आपको करवाई जा रही है, तो इन PDF है वो इसको सेव कैसे करें, ठीक है, ताकि आपको ये जो लिखे हुए हैं वो आपको साथ में मिल जाए। ये अपने को पहले पता नहीं था, भी अब पता लगा है। तो अब तो आपकी ये क्लासें हैं वो लगभग कितनी की बची है, बाकी बची है, इनकी आपको PDF मिल जाएगी। लेकिन जैसे ही अपन आगे ALP का पेपर करने वाले हैं, भी ALP के 15 पारियों में आपके पेपर हुए हैं, तो उसमें जितने भी साइंस के क्वेश्चन है वो मैं आपको करवाऊंगा। और उसके बाद में जो टेक्नीशियन 3rd के अंदर जो पेपर हुआ था उसमें जितने भी साइंस के क्वेश्चन आए थे वो सारे के सारे अपन करेंगे। तो इसमें है वो आपको PDF है वो मिल जाएगी और वो
आपको क्या है इस प्रकार से सोल आउट की हुई पीडीएफ मिलेगी भी, ठीक है, टारगेट हब एप्लीकेशन की मिल जाएगी और उन पीडीएफ को आप है वो डाउनलोड कर सकते हैं और डाउनलोड करके उनकी फोटोकॉपी भी निकलवा सकते हैं भी, ठीक है, डाउनलोड आपके फोन में हो जाएगी भी, वो सिस्टम अब कर दिया गया है, कोई दिक्कत नहीं है बेझिझक। तो इनकी पीडीएफ आगे से है वो सारी की सारी है वो इस प्रकार से आपको सोल आउट की हुई मिल जाएगी, लेकिन पीछे वाली है वो सॉरी पीछे वाली नहीं मिलेगी, बहुत ज्यादा पीडीएफ है भी, उनका सॉल्यूशन करना थोड़ा सा आसान नहीं है भी, ठीक है। अब देखो भी इसके अंदर यहां पे आपको दे रखा भी एक 12 वोल्टेज का कार हेडलाइट लैंप 15 मिनट के लिए 3 एम्पियर की धारा आकर्षित करता है। तो इस अवधि के दौरान कार की बैटरी द्वारा स्थानांतरित ऊर्जा ज्ञात करनी है। देखो कैसे ज्ञात करेंगे यहां पे, अब इसके अंदर है वो आप हीट का फॉर्मूला लगाओ भी, पहले ऊर्जा का फॉर्मूला लगा दो, H बराबर हीट, यानी ये होता है आपको पता है VIT, ये होता है, V कितना है 12 है, I कितना है 3 एम्पियर है और यहां पे T कितना है 15 मिनट है समय, और इसको सेकंड में चेंज करोगे तो 60 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 12 × 36 × 900, तो यहां पे आपके पास में कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 00 9 चौक 54 9 6 54 5 और उसके बाद में 27 और 5 कितने हो जाएंगे भी, तो 32, तो ये आपके पास में आ जाए 32,400 जूल, 32,400 जूल। अब इसको क्या है किलोवाट के अंदर चेंज कर लो भी, किलो जूल के अंदर चेंज करोगे तो किलो के अंदर क्या होता है 1000 होता है भी, किलो के अंदर 1000 होता है, तो ये आपके पास में 3 के बाद में जीरो दशमलव लगा दो तो ये आ जाएगा 32.4 किलो जूल ऊर्जा आ जाएगी, किलो जूल के अंदर अपन ने क्या है इसको कन्वर्ट कर लिया। अब आपको पता है भी 1 यूनिट 1 किलोवाट, यहां पे तो आपको किलोवाट घंटा में दे रखा है, तो 1 किलोवाट घंटा बराबर क्या होता है भी 3600 किलो जूल होता है भी, 1 किलोवाट घंटा बराबर कितना होता है 3600 किलो जूल, किलो जूल हो गया अभी, किलो जूल हो गया। अब इसको किस प्रकार से कन्वर्ट करोगे, आपको पता है भी 1 किलो वाट के अंदर 1000 वाट होते हैं, घंटा के अंदर 3600 सेकंड होते हैं, 1 घंटा के अंदर 3600 सेकंड होते हैं, तो इसको हमने क्या है वाट यानी किलो जूल था, 1 किलो जूल बराबर है वो इसको 1 किलोवाट घंटा, 1 किलोवाट घंटा बराबर 3600 किलो जूल हो गया। अब यहां से आप है वो 1 किलो जूल मेरे को बता सकते हो, 1 किलो जूल बराबर क्या होगा, तो 1/3600 आपको ज्ञात क्या करना है, तो आपको तो 32.4 किलो जूल का ज्ञात करना है, तो यहां पे 32.4 किलो जूल का आपको ज्ञात करना है, तो यहां से इस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। तो इसमें आप 32.4 के अंदर है वो 3600 का भाग दोगे तो आपके पास में कितना आ जाएगा, तो ये आपके पास में आ जाएगा 0.009 किलोवाट घंटा आ जाएगा भाई। तो यहां पे आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा, 4 नंबर ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चीजें समझे क्या, यानी इसको हमने क्या है किलो जूल के अंदर चेंज कर रखा है भी, इसको किलो जूल के अंदर है वो हमने चेंज कर लिया भी, 1 किलोवाट 1 किलोवाट के अंदर है वो 1000 वाट होते हैं और घंटा के अंदर 3600 सेकंड होते हैं, घंटा के अंदर है वो आपके 3600 सेकंड होते हैं, तो उसमें हमने इस प्रकार से कन्वर्ट किया है। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन। अब इसके अंदर आपको बताना है भी एक कुंडली के n फेरों द्वारा उत्पन्न क्षेत्र, एक कुंडली है उनके n फेरों द्वारा उत्पन्न क्षेत्र क्या होगा, n ही होगा, कोई दिक्कत नहीं है, और एक फेरे द्वारा उत्पन्न क्षेत्र के गुने के बराबर है। तो यहां पे एक तो कुंडली है जिसके अंदर n फेरे हैं और एक कुंडली है जिसके अंदर हमारे पास में एक ही फेरा है, तो यह बताना है भी जो n फेरों वाली जो कुंडली है उसके द्वारा जो उत्पन्न क्षेत्र है वो एक फेरे द्वारा उत्पन्न क्षेत्र के कितने गुने के बराबर है, तो वो n गुने के बराबर है भी। अब आपको ये तो पता नहीं है भी कितना, ये तो पता नहीं है आपको भी फेरे कितने हैं, भी n फेरे हैं, तो n का तो मतलब यानी 10 भी हो सकता है, 20 भी हो सकता है, अनंत भी हो सकता है, कितना भी हो सकता है। तो अपन क्या करेंगे भी जितना एक फेरे के अंदर हमारे पास में जो क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है उसका कितना गुना है, तो उसका n गुना कर दो भी, उसका n गुना कर दो भी। यहां पे एक फेरा है वो क्या है, ये मान लो भी एक फेरे के बराबर है भी, ठीक है, एक फेरा है वो एक फेरे के बराबर है, 2 फेरे है वो 2 फेरे के बराबर है भी। यहां पे अगर 2 फेरे होते तो ये 2 फेरों के बराबर हो जाता, तो यहां पे n फेरे हैं तो इसका मतलब n से गुणा कर दो फिर, यानी एक को n से गुणा करो तो n गुने के बराबर है वो उसका क्षेत्रफल हो जाएगा भी, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र है वो n फेरे के बराबर हो जाएगा। तो यहां पे आपका राइट आंसर होगा 2 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन।
प्रत्येक त्रिक में डोबेराइनर द्वारा कितने तत्वों की पहचान की गई? तो त्रिक नियम किसने दिया था? डोबेराइनर ने दिया था। कब दिया था? 1817 के अंदर दिया गया था। त्रिक नियम के अंदर क्या बताया गया था? त्रिक नियम है, उन्होंने बताया भी पहला तत्वों का द्रव्यमान, पहला तत्वों का द्रव्यमान और तीसरे तत्वों का द्रव्यमान, इन दोनों का द्रव्यमान का औसत है वो बीच वाला यानी दूसरे तत्वों के द्रव्यमान के बराबर होगा भी। तो पहले तत्वों का द्रव्यमान और तीसरे तत्वों के द्रव्यमान का औसत है वो दूसरे तत्वों के द्रव्यमान के बराबर होगा, ये बात बोली थी। और इन्होंने ट्रिपलेट दिए थे, वो दिए थे लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम और बेरियम, फिर आता है क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, तो ये ट्रिपलेट दिए थे। तो यहां पे प्रत्येक के अंदर कितने तत्व है? तो प्रत्येक के अंदर 3 ही तत्व है। प्रत्येक के अंदर है वो 3 ही तत्व है। तो यहां पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1 नंबर ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा भी। ठीक है, आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन। अब इसके अंदर आपको बताना है भी एक छात्र एक प्रयोग करता है जिसमें एल्यूमिनियम सल्फेट में बेरियम क्लोराइड मिलाता है, तो निम्न में से कौन सी अभिक्रिया होगी? तो देखो भी, एल्यूमिनियम सल्फेट होता है Al2SO4 की थराइस, यानी एल्यूमिनियम अब +3 होता है भी, और सल्फेट है ये -2 होता है, तो -2 यानी इसके पैरों में आ जाएगा और +3 है वो इनके पैरों में आ जाएगा। तो Al2SO4 की थराइस प्लस में बेरियम क्लोराइड है तो BaCl2 बेरियम क्लोराइड हो गया, और अभिक्रिया होगी तो ये बन जाएगा आपके पास में बेरियम सल्फेट। बेरियम सल्फेट जो कि सॉलिड अवस्था के अंदर है, ये अवक्षेप है, घुलनशील नहीं है, ये पानी में अघुलनशील है भी। और प्लस में आपके पास में क्या बन जाएगा? तो ये बन जाएगा Al और AlCl3 यानी एल्यूमिनियम क्लोराइड बन जाएगा। तो ये सॉलिड अवस्था के अंदर है। अब यहां पे कौन सी अभिक्रिया इस प्रकार से बनेगी भी? अब अभिक्रिया है वो आप इसमें वो कर सकते हैं भी, संतुलित कर सकते हैं भी। इसमें ये एक्वस आ गया और यहां पे आपके पास में 3। अब इसमें देखो भी सल्फर कितने? 3 है यहाँ पे, और यहां पे सल्फर कितने अभी? 1 ही है, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो भी। 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपके पास में सल्फर 3 हो गया भी। लेकिन बेरियम है वो भी यहाँ पे क्या हो गया? वो भी आपका 3 हो गया, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो। इसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो बेरियम यहाँ पे भी 3 हो गया, और क्लोरीन यहाँ पे 6 हो गया भी। तो क्लोरीन यहाँ पे कितने? 3 ही है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो भी। 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो एल्यूमिनियम यहाँ पे 2 है, और यहाँ पे एल्यूमिनियम कितने? 2 है। तो इस प्रकार से ये संतुलित हो जाएगी भी। तो इस प्रकार से ये संतुलित होगी। तो यहाँ पे 3 बेरिलियम है, और उसके बाद में 3 बेरियम है और 2 एल्यूमिनियम है, और उसके बाद में बेरियम को यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई नहीं किया तो ये नहीं होगा, और यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर रखा है तो यहाँ पे भी नहीं है 3। उसके बाद में ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। फिर ये 4 नंबर ऑप्शन है ना, ये राइट आंसर हो जाएगा। ये संतुलित रासायनिक समीकरण है। देख लो, 3 बेरियम यहाँ पे और 3 बेरियम यहाँ पे है, और उसके बाद में यहाँ पे आपके पास में 3 सल्फर है, और यहाँ पे भी 3 सल्फर है, और एल्यूमिनियम यहाँ पे 2 है, और यहाँ पे भी 2 है भी। तो इस प्रकार से ये संतुलित हो जाएगी भी। ठीक है, तो आपका 4 नंबर ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा भाई। और समीकरण को संतुलित क्यों करते हैं? रासायनिक समीकरण को संतुलित क्यों किया जाता है? तो द्रव्यमान संरक्षण का पालन करने के लिए, द्रव्यमान संरक्षण का पालन करने के लिए इसको संतुलित किया जाता है। और रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्या कहलाता है? तो ये आपका हिट एंड ट्रायल विधि कहलाता है भी। हिट एंड ट्रायल विधि कहलाता है। आगे देखो भी नेक्स्ट, और इसके अंदर है ये भी पूछा जाता है भी ये अभिक्रिया कौन सी है? फिर ये अभिक्रिया है कौन सी? तो ये आपकी द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया भी है। ये आपकी द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया है, और द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया के अंदर होता क्या है? तो द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया के अंदर है वो अभिकारकों के बीच में आयनों का आदान प्रदान होता है भी। अभिकारकों के बीच में आयनों का आदान प्रदान होता है। और द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया में क्या बनता है? तो द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया में रंग चेंज होता है भी, रंग बदलता है। द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया होती है तो ठीक है, बदलता है, और अवक्षेप बनता है। और क्या बनता है भी? अवक्षेप बनेगा। ठीक है, तो ये चीजें आप ध्यान में रखना। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने इसमें बताना है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया में डुबोने पर पीएच पेपर का रंग हल्का नीला हो जाता है। यह दर्शाता है कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है। तो आपको पता है भी मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या होता है भी? MgOH की ट्वाइस,
OH की ट्वाइस, जिसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया या फिर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बोला जाता है, और जिसका पीएच मान है वो क्या होता है भी 10 होता है। पीएच मान 10 होता है तो इसका मतलब ये दुर्बल क्षारीय है। ये दुर्बल का मतलब कमजोर, दुर्बल क्षारीय है। और इसका जो यूज है वो किसमें किया जाता है, तो एंटासिड यानी प्रति अम्ल के रूप में इसका यूज किया जाता है। प्रति अम्ल में इसका यूज किया जाता है। जैसे इनो है, इनो का भी प्रति अम्ल के रूप में करते हैं, एसिडिटी हो जाती है, तो उसमें क्या है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का यूज किया जाता है। और दूसरा जो कारक होता है प्रति अम्ल के रूप में वो आपका NaHCO3 यानी सोडियम बाइकार्बोनेट का भी यूज करते हैं भी। उसके बाद में मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है, यह दुर्बल क्षारीय भी, और दुर्बल क्षारीय होने के कारण है वो लिटमस पेपर है। लिटमस पेपर है वो क्या करेगा भी, ये लाल रंग को, लाल रंग है इसको क्या कर देगा भी, नीला कर देगा, और वो भी क्या है, हल्का नीला करेगा भी, हल्का नीला करेगा, क्योंकि यहां पे जो माध्यम है वो दुर्बल यानी कमजोर क्षारीय है। ठीक है, तो लिटमस है वो अम्ल के अंदर तो लाल रंग दर्शाता है, और यहां पे क्षार के अंदर है वो ये नीला रंग दर्शाता है भी। तो आपका यहां पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा दुर्बल क्षारक हो जाएगा भी, दुर्बल क्षारक, जो कि आपका 2 नंबर ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चीजें समझे क्या? आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन। अब इसके अंदर आपको बताना भी निम्न में से कौन सा कथन गलत है, कौन सा कथन गलत है। तो कोक, कोलतार और कोयला, कोयले के उत्पाद है, बिल्कुल सही है भाई, ये कोयले के ही उत्पाद है भी, कोक है, कोलतार है और कोयला गैस है, ये कोयले के ही उत्पाद है, सही है। आगे देखो भी, जीवाश्म ईंधन अक्षय संसाधन है, जीवाश्म ईंधन है वो अक्षय संसाधन है, तो ये बात गलत लगती है मेरे को। आगे देखो भी, कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस जीवाश्म ईंधन है, ये बात सही है, और हमें कोयला, पेट्रोल और प्राकृतिक गैस का विवेकपूर्ण ढंग से उपयोग करना चाहिए, ये भी बात सही है। लेकिन यहां पे जीवाश्म ईंधन अक्षय संसाधन है, यानी कभी भी समाप्त नहीं होने वाले, कभी भी समाप्त नहीं होने वाले संसाधन है, नहीं, ये एक लिमिटेशन के अंदर है। जीवाश्म ईंधन है, उनकी एक लिमिटेशन है, उसके बाद में ये खत्म हो जाएंगे। तो यहां पे ये 6 संसाधन है भी, इसका खात्मा हो रहा है भी। ठीक है, तो 2 नंबर है वो गलत है, और गलत है यही आपको बताना था भी गलत कौन सा है। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन। अब इसके अंदर आपको बताना भी निम्न में से किन प्राणियों की प्रत्येक चक्कर के दौरान रक्त 2 बार हृदय से होकर गुजरता है, 2 बार हृदय से होकर गुजरता है। तो वो आपका एक तो मत्स्य, मत्स्य का मतलब होता है मछली, मछली में इकेरा होता है भी। ठीक है, और मछली आएगी वो नहीं होगा भी, मछली मत्स्य वर्ग वाला नहीं होगा, और इसमें पक्षी सरीसृप और इसमें मछली आ गई तो ये भी नहीं होगा, क्योंकि मछली के अंदर है वो एक आलिंद होता है भी, एक आलिंद यानी आने का भी एक भाग होता है, और एक ही इसमें नील्य होता है भी, एक ही इसमें नील्य होता है, एक ही नील्य का मतलब निकल जाना और आलिंद का मतलब आना, तो आलिंद में आता है और नील्य से निकल जाता है रक्त, तो यहां पे इकेरा हो जाएगा भी, इसमें एक ही आने का भाग है और एक ही जाने का भाग है, तो इकहरा। ठीक है, तो स्तनधारी के अंदर है वो यहां पे दोहरा परिसंचरण होता है, पक्षी के अंदर भी दोहरा परिसंचरण पाया जाता है, और सरीसृप वर्ग है ना, इसके अंदर अपूर्ण दोहरा होता है भी। इसमें क्या होता है, अपूर्ण दोहरा, अपूर्ण दोहरा होता है, यानी इसमें क्या है, 2 तो नील्य होते हैं, 2 तो आलिंद, सॉरी 2 तो आलिंद होते हैं, और इसके अंदर एक है वो नील्य होता है भी, एक इसमें क्या होता है भी, नील्य होता है। तो आने के 2 भाग होते हैं लेकिन जाने का एक ही भाग होता है, तो इसमें अपूर्ण दोहरा होता है भी। तो यहां पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 4 नंबर ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा भाई। चीजें समझे क्या? आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन। अब इसके अंदर आपको बताना है भी, यदि एक समानांतर प्रकाश किरण पुंज अवतल दर्पण के मुख्य एक्स के समांतर नहीं है, मुख्य एक्स के समांतर नहीं है, तो उक्त किरणें पर अभिसरित होगी, किसके ऊपर अभिसरित होगी, तो ये मुख्य फोकस तल के ऊपर अभिसरित होगी। अब इस बात को थोड़ा सा समझना भी, जैसे ये आपका मुख्य एक्स है और ये आपका मान लो भी कोई भी दर्पण ले सकते हो आप, मैं अवतल दर्पण ले रहा हूं, तो ये आपका अवतल दर्पण है, तो इसका अंदर दसा हुआ भाग है वो रिफ्लेक्शन का कार्य करेगा। तो यहां पे ये मुख्य एक्स है और मुख्य एक्स के समांतर नहीं है किरणें, किरणें है वो आपकी मुख्य एक्स के समांतर नहीं है, तो ये आपका फोकस तल है, ये आपका फोकस तल है। फोकस तल कौन सा होता है, जिसके ऊपर फोकस टिका है वो फोकस का तल हो गया। तो फोकस किसके ऊपर टिका है, तो मुख्य एक्स के ऊपर टिका है। तो जो मुख्य एक्स के समांतर किरणें नहीं आ रही, इस प्रकार से आ रही है किरणें, तो वो क्या करेगी, तो वो कहीं ना
कहीं ना कहीं मुख्य फोकस पे ही अपसरित होगी, मुख्य फोकस तल के ऊपर। तल का मतलब हो गया भी ये मुख्य एक्स है, ये इसका तल ही है, भी ये इसका तल ही है, तो ये इस प्रकार से मुख्य एक्स का जो तल है उसके ऊपर कहीं ना कहीं आएगी, यानी मुख्य एक्स के ऊपर आएगी। कहने का मतलब ये है भी मुख्य फोकस तल है वो मुख्य एक्स ही होता है, इसका मुख्य एक्स है वो इसका क्या है, मुख्य फोकस तल का, मुख्य फोकस होता है ना उसका तल, यानी मुख्य फोकस कहां पे टिका हुआ है, तो मुख्य एक्स के ऊपर टिका हुआ है। तो इसका मतलब जो अगर समांतर किरणें आती तो वो कहां पे आ जाती, तो वो फोकस के ऊपर आ जाती भी, लेकिन समांतर किरणें नहीं है। समांतर किरणें नहीं होने के कारण है वो मुख्य फोकस तल के ऊपर आएगी, कहने का मतलब मुख्य एक्स के ऊपर आएगी भी, यहां पे टकराएगी तो ये कहीं पे भी तो आएगी मुख्य एक्स के ऊपर है, इस प्रकार से कहीं भी आ सकती है, भी इस प्रकार से आ रही है तो वो इस प्रकार से आ जाएगी, ठीक है। लेकिन फोकस के ऊपर आई ये जरूरी नहीं है, ध्रुव के ऊपर आई ये जरूरी नहीं है, और वक्रता केंद्र के ऊपर आई ये जरूरी नहीं है, लेकिन मुख्य एक्स के ऊपर आ सकती है। तो अपन इसको बोल सकते हैं मुख्य फोकस तल, यानी मुख्य फोकस का जो तल है वहां पे आएगी। तो इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2 नंबर ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट, प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है भी, तो प्रतिरोध का मात्रक है वो ओम होता है भी। कुलाम, कुलाम है वो किसका मात्रक होता है, तो ये आपका एक प्रकार से एम्पियर है वो धारा का मात्रक होता है, एम्पियर आपका धारा का मात्रक है, और वोल्ट है वो विभवांतर, वोल्ट है वो आपका विभवांतर का मात्रक है, और कुलाम है वो आवेश का, कुलाम है वो आवेश का मात्रक होता है भी, ठीक है। एक होता है ओम मीटर, ओम मीटर है वो प्रतिरोधकता, जिसे रो के द्वारा दर्शाया जाता है, तो प्रतिरोधकता का मात्रक हो जाएगा। तो यहां पे आपका राइट आंसर होगा 1 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने एक प्रतिरोध का दूसरा मात्रक ये भी बना सकते हैं, V बराबर क्या होता है, IR होता है, ये ओम का नियम कहता है। तो I बराबर R बराबर क्या हो जाएगा, तो R बराबर हो जाएगा V अपॉन में I। तो एक इसका प्रतिरोध ये बना सकते हैं, यानी V का मात्रक क्या, V का मात्रक क्या होता है, वोल्ट, तो ये हो जाएगा वोल्ट, और यहां पे धारा का तो एम्पियर, तो वोल्ट बटा एम्पियर, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, तो वोल्ट बटा एम्पियर है ये मात्रक किसका, ये भी प्रतिरोध का है। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन का एक क्रिस्टलीय अपरूप नहीं है। एक तो होता है क्रिस्टलीय अपरूप और एक होता है अक्रिस्टलीय, अक्रिस्टलीय अपरूप। अब क्रिस्टलीय अपरूप क्या होता है, अक्रिस्टलीय अपरूप क्या होता है, और क्रिस्टलीय अपरूप में कौन आते हैं और अक्रिस्टलीय अपरूप में कौन आते हैं। तो क्रिस्टलीय अपरूप का मतलब होता है इसकी संरचना, यानी कार्बन के ऐसे अपरूप, कार्बन के ऐसे अपरूप जिसकी एक निश्चित संरचना है, जिसकी एक निश्चित संरचना है, वो किस में आते हैं, तो वो क्रिस्टलीय अपरूप में आते हैं। और जिसकी एक अनिश्चित संरचना है, अनिश्चित यानी कोई भी निश्चित संरचना नहीं है, अनिश्चित संरचना है, वो आपका कहां पे आएगा, तो वो आपका इसमें आ जाएगा अक्रिस्टलीय अपरूप में आ जाएगा। अब निश्चित संरचना के कार्बन के अपरूप है वो 3 ही है अभी, एक तो आपका ग्रेफाइट हो गया, ग्रेफाइट हो गया, एक आपका फुलरिन, फुलरिन, और एक आपका हीरा। इनकी क्या है, एक निश्चित संरचना है भी, ठीक है। तो ये क्या है, क्रिस्टलीय अपरूप है। और अक्रिस्टलीय अपरूप जिसकी कोई निश्चित संरचना नहीं है, जैसे कोयला, कोयला हो गया, कोक हो गया, कोक हो गया, कोलतार हो गया, ठीक है, कोलतार हो गया, तो ये सारे के सारे किस में आ जाएंगे, अक्रिस्टलीय अपरूप में आ जाएंगे भी, इसकी कोई निश्चित संरचना नहीं है। तो यहां पे आपका कोक राइट आंसर हो जाएगा भी, कोक है वो क्या है, क्रिस्टलीय अपरूप नहीं है, बाकी सारे क्रिस्टलीय अपरूप है भी। तो इसके अंदर ग्रेफाइट है, ग्रेफाइट के अंदर है वो एक कार्बन है वो 4 अन्य कार्बन से जुड़ा होता है भी, 4 अन्य कार्बन से जुड़ा होता है, और इसके अंदर जो बंद कोण होता है वो 109 डिग्री और 28 मिनट का होता है भी, 109 डिग्री 28 मिनट का होता है। इसमें जो संकरण पाया जाता है वो sp3 संकरण पाया जाता है भी। फुलरिन होता है, इसके अंदर भी नहीं, ग्रेफाइट वाला हीरा वाला बताना है भैया, क्या कर रही हो यार आप, सॉरी भाई सॉरी। हीरा, हीरा का देखो भी, हीरे के अंदर है वो sp3 संकरण पाया जाता है, हीरे के अंदर एक कार्बन है वो 4 अन्य कार्बन से जुड़ा होता है, इसीलिए इसमें कोई भी मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता, इसीलिए ये क्या है, किसी धारा का चालन नहीं करता भी, ठीक है। और इसमें जो बंद कोण होता है वो 109 डिग्री और 109 डिग्री और 28 मिनट का होता है भी। जो आपका फुलरिन होता है इसके अंदर sp2 संकरण पाया जाता है, और इसके अंदर है वो जो बंद कोण होता है वो 120 डिग्री का होता है भी, और इसकी जो आकृति होती है वो फुटबॉल जैसी होती है भी, ठीक है। और इसे C60 भी बोलते हैं, फुलरिन को C60 बोला जाता है।
अब यहाँ पे देखो भी ग्रेफाइट है, इसके अंदर भी 120 डिग्री का एंगल पाया जाएगा, और ग्रेफाइट है इसमें भी sp2 संकर्ण पाया जाएगा, और ग्रेफाइट के अंदर एक कार्बन है वो 3 अन्य कार्बन से जुड़ा होता है, इसीलिए इसके अंदर एक कार्बन है वो मुक्त रहता है भी, एक कार्बन मुक्त रहता है तो इसके अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे, और जिसके कारण ये क्या है, विद्युत धारा का चालन करता है। तो यहां पे आपका 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन। अब इसके अंदर आपको बताना है भी श्रेणी क्रम में संयोजित 2 प्रतिरोध R1 और R2 एक निवल प्रतिरोध, एक निवल प्रतिरोध यानी नेट रेसिस्टेंस 8 ओम है। समांतर क्रम में इसका जो श्रेणी क्रम में अगर जोड़ा जाए तो यहां पे इसके जो नेट रेसिस्टेंस आया अपने पास में वो आया तुल्य प्रतिरोध 8 ओम आ गया, और जब इसको समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो उनका जो निवल प्रतिरोध है, नेट रेसिस्टेंस है, वो कितना आया, 2 ओम आया। तो प्रतिरोधों R1 और R2 के मान अलग अलग क्रम से क्या होंगे ये आपको बताना है। इस क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले आप सारे के सारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, पहले बढ़िया तरीके से क्वेश्चन को समझाएंगे। तो जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो वो पहले एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लो भी, और पास में लगे बेल आइकन को जरूर दबा लो, ताकि अपन जैसे ही नेक्स्ट वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप तुरंत उसका लाभ उठा सको। ठीक है, अब देखो, अब समांतर क्रम श्रेणी क्रम में देखते हैं। पहले श्रेणी क्रम में अपन तुल्य प्रतिरोध कैसे निकालते हैं। R बराबर क्या होता है, R1 प्लस में R2 प्लस में R3, इस प्रकार से डायरेक्ट जोड़ते हैं भी, तो यहां पे डायरेक्ट जोड़ दो तो ये आपके पास में क्या कितना हो जाएगा, R बराबर कितना है, तो ये हो जाएगा R यानी तुल्य प्रतिरोध तो आपको दे रखा है भी, कितना दे रखा है, 8 दे रखा है, तो तुल्य प्रतिरोध 8 है, बराबर में ये R1 प्लस में R2 दोनों प्रतिरोधों को हमने जोड़ दिया, ये समीकरण नंबर आपकी 1 बन गई। अब यहां से R1 का मान ज्ञात कर सकते हैं क्या, बिल्कुल ज्ञात कर सकते हैं सर जी। R1 बराबर क्या हो जाएगा, R2 को दूसरी साइड में भेज दूं तो ये 8 माइनस का R2 हो जाएगा ना, बिल्कुल हो जाएगा सर जी, ये R1 का मान आ गया। अब समांतर क्रम में देखो, समांतर क्रम में क्या होता है, आप जो तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करते हैं वो 1/R बराबर 1/R1 प्लस में 1/R2 प्लस में 1/R3, इस प्रकार से ज्ञात करते हो भी। ठीक है, इस प्रकार से जोड़ते हो तो यहां पे आपके पास में तुल्य प्रतिरोध कितना दे रखा है, समांतर क्रम में 2 दे रखा है, तो यहां पे 1/2 आ जाएगा, और बराबर में ये 1/R1 प्लस में 1/R2, ये आपकी समीकरण नंबर 2 बन गई भी। अब यहां पे R1 का जो मान है ना वो समीकरण नंबर 2 के अंदर रख दो भी, तो R1 का मान समीकरण नंबर 2 में रखोगे तो ये हो जाएगा 1/2, ये तो आपका तुल्य प्रतिरोध है, बराबर में 1/R1 का मान कितना है, 8 माइनस का R2 और उसके बाद में प्लस का निशान और 1/R2। ठीक है, अब यहां पे आपके पास में एलसीएम कितना आ गया, तो 8 माइनस में R2 और R2, ये आपके पास में एलसीएम आ गया, तो 8 माइनस में R2 से 8 माइनस R2 कट गया, बच गया क्या, R2, और प्लस में R2 से R2 कैंसिल हो गया, और यहां पे क्या बच गया, तो ये बच गया 8 माइनस का R2, और बराबर क्या चल रहा है आपका 1/2 चल रहा है। देखो ये प्लस का है और ये माइनस का कैंसिल हो गया। अब वज्र गुणा करवा दो, वज्र गुणा करवाओगे तो 2 का 8 के साथ में मल्टीप्लाई होगा तो ये आपका 16 हो जाएगा, बराबर में, और इस पूरे का पहले यहां पे इसका मल्टीप्लाई करवा लो तो R2 का 8 के साथ में मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 8R2, और यहां पे R2 का R2 के साथ में मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का R2 की स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और ये अब क्या है, वज्र गुणा करवा रहे हो तो यहां पे 1 है तो 1 के साथ में वज्र गुणा होगा तो बराबर में ये हो जाएगा 8R2 और माइनस में R2 की स्क्वायर। चीजें समझे। अब यहां पे द्विघात समीकरण बनेगी भी, द्विघात समीकरण बनेगी तो इसको क्या है, पूरे को बराबर से दूसरी साइड में ले जाऊं मैं, तो ये माइनस का हो जाएगा, जो प्लस का वो माइनस का, और प्लस माइनस का वो प्लस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा R2 की स्क्वायर और माइनस में 8R2 और प्लस का 16। अब इसके टुकड़े कर लो भी, टुकड़े करोगे तो ये आपके पास में हो जाएगा R2 की स्क्वायर और माइनस का 4R2 और माइनस का 4R2, यानी 4 चौके 16 और 4 और 4 8 हो जाएंगे, और प्लस का 16। तो इन दोनों में कॉमन और इन दोनों में कॉमन, तो यहां पे कॉमन आपका क्या आ रहा है, R आ रहा है, R2 कॉमन आ रहा है, तो यहां पे क्या बच गया R2 और माइनस का 4, और यहां पे क्या कॉमन आ रहा है, माइनस का 4 कॉमन आ रहा है, तो यहां पे क्या बच गया R2 और माइनस प्लस माइनस माइनस और प्लस माइनस प्लस माइनस और 4 चौके 16,
तो यहां पे आपके पास में R2 का मान क्या आ जाएगा, तो R2 का मान है वो आपके पास में R2 माइनस में 4 और उसके बाद में यहां पे क्या है R2 माइनस में 4। अब बराबर जीरो कर दो, बराबर जीरो करोगे तो R2 का मान कितना आ जाएगा, तो R2 का मान है वो 4 आ जाएगा। अभी ये क्या है माइनस का 4 है, बराबर से दूसरी साइड में जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा, तो R2 का मान आपके पास में 4 आ गया। R2 का मान 4 आ गया, तो अब इसको क्या है अपन श्रेणी क्रम के अंदर कर लेंगे। श्रेणी क्रम के अंदर है वो इस R1 का मान निकाल लेंगे। भी श्रेणी क्रम से R1 का मान निकाल लोगे तो R2 का मान 4 आ गया। आपको पता है भी श्रेणी क्रम में अपन डायरेक्ट जोड़ते हैं इस प्रकार से, और तुल्य प्रतिरोध है वो आपके पास में श्रेणी क्रम के अंदर कितना है 8 है, तो यहां पे एक का मान आपके पास में 4 आ गया, तो दूसरे का मान ऑटोमेटिक ही 4 हो जाएगा भी, क्योंकि R1 में कितना लगाएं कि ये 8 हो जाए, तो 4 तो यहां पे है ही, तो यहां पे भी आपको 4 रखना पड़ेगा तभी इसका तुल्य प्रतिरोध 8 आ जाए आएगा। तो इसमें आपका R1 और R2 दोनों ही कितने भी 4 है, R1 और R2 है वो दोनों ही क्या है भी 4 है, तो यहां पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 3 नंबर ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से क्वेश्चन को सोल्व करना है। भी चीजें समझे क्या, आगे देखो खतरनाक सवाल है। अभी इसमें देखो भी इनमें से कौन सा कथन है जो समजातीय श्रेणी को सही ढंग से वर्णित करता है, समजातीय श्रेणी को सही ढंग से वर्णित करता है, तो यहां पे सही ढंग से वर्णित करता भी समान प्रकार्यात्मक समूह के कारण समजातीय श्रेणी के अवयवों के रासायनिक गुणधर्म लगभग समान होते हैं। अब प्रकार्यात्मक समूह समझते हो क्या आप, प्रकार्यात्मक समूह जिसे अपन क्या बोलते हैं क्रियात्मक समूह बोल सकते हैं, जैसे एल्कोहल समूह आ गया, ठीक है, और जैसे एक प्रकार से कीटोन समूह आ गया, कार्बोक्सिलिक समूह आ गया, ठीक है, एल्डिहाइड आ गया। अगर ये समान जुड़ा हुआ है, जैसे ये मान लो भी एक प्रकार से अपन मान ले भी एल्कोहल समूह जुड़ा हुआ है, तो एल्कोहल समूह एक प्रकार्यात्मक समूह है, ये जुड़ा हुआ है, यहां पे बोला समान प्रकार्यात्मक समूह के कारण समजातीय श्रेणी के अवयवों के रासायनिक गुण है वो लगभग समान होते हैं। भी रासायनिक गुण है वो लगभग समान हो जाते हैं, और अलग अलग जब इनके समूह जुड़े होते हैं तो उनके रासायनिक गुण है वो समान नहीं होंगे, वो अलग अलग ही होंगे फिर, ठीक है। तो यहां पे आपका 4 नंबर ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। समान अगर आपका प्रकार्यात्मक समूह जुड़ा हुआ है तो उसमें समजातीय श्रेणी होनी जरूरी है। भी समजातीय श्रेणी जैसे अगर एल्केन श्रेणी है तो वो एल्केन ही रहनी चाहिए, ठीक है, एल्केन है तो वो एल्केन ही रहनी चाहिए। तो यहां पे प्रकार्यात्मक समूह अगर समान जुड़ा हुआ है तो इस जो समजातीय श्रेणी है उनके रासायनिक गुणधर्म भी क्या होते हैं, समान होते हैं। भी तो यहां पे 4 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और एक बात यह भी ध्यान में रखना, जब भी प्रकार्यात्मक समूह जुड़ा जाता है किसी भी श्रेणी के अंदर तो उसमें है वो हाइड्रोजन को विस्थापित किया जाता है। भी हाइड्रोजन है उसको विस्थापित किया जाता है। जैसे अपन देखें तो अपने पास में यहां पे प्रकार्यात्मक समूह जोड़ेंगे, जैसे अपने पास में C2H6 है, ये क्या है भी, ये आपका एथेन है। भी एथेन है, और अब इसके अंदर है वो आप OH प्रकार्यात्मक समूह जोड़ रहे हो, अल्कोहल जोड़ रहे हो, तो ये हो जाएगा आपके पास में C2 और H5OH, ये जुड़ जाएगा। भी तो यहां पे हाइड्रोजन एक, यहां पे 6 थे भी पहले हाइड्रोजन, ये देखो, और अब एक है वो विस्थापित हो गया, तो ये क्या बन गया आपका एथेनॉल बन गया। भी एथेनॉल जिसे अपन क्या बोलते हैं, शराब बोलते हैं। भी ठीक है, तो इस प्रकार से जब भी कोई प्रकार्यात्मक समूह जोड़ा जाता है तो वहां से एक हाइड्रोजन है वो प्रतिस्थापित हो जाता है। ये क्वेश्चन पूछा गया है ग्रुप डी के अंदर। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, निम्न में से कौन सा यौन संक्रामक रोग हमारे प्रतिरक्षा तंत्र को प्रभावित करता है? भी एड्स HIV की द्वारा फैलता है, एक वायरस जनित रोग है। ये एक क्या है, वायरस जनित रोग है जो कि HIV के द्वारा फैलता है, ह्यूमन इम्यूनो वायरस। और एड्स का फुल फॉर्म होती है वो एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम होता है। भी ठीक है, तो ये एक क्या है आपका यौन संक्रामक रोग है जो STD है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है। भी ठीक है, तो यहां पे जो कि प्रतिरक्षा तंत्र को प्रभावित करता है, वार्टस है, वार्टस है, ये भी क्या आपका वायरस जनित रोग है। भी ये भी आपका वायरस जनित रोग है, वार्टस जिसे अपन बोलते हैं मस्सा रोग। ठीक है, वायरस जनित रोग है और ये भी STD है, लेकिन ये प्रतिरक्षा तंत्र को प्रभावित नहीं करता। भी सिप्लिस है, सिप्लिस और सुजांक जिसे अपन क्या बोलते हैं, गोनोरिया बोलते हैं। भी तो ये दोनों भी STD है। भी ये दोनों भी STD है, यानी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है, जो सुजांक है और गोनोरिया है। और ये दोनों के दोनों है क्या, बैक्टीरिया के कारण होते हैं। भी दोनों के दोनों है वो बैक्टीरिया जनित रोग है। भी ठीक है, तो यहां पे लेकिन प्रतिरक्षा तंत्र को, WBC को प्रभावित नहीं करते। भी ये WBC को प्रभावित नहीं करते। WBC को प्रभावित कौन करता है, तो एड्स करता है। भी
तो यहां पे आपका 1 नंबर ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और याद रखना WBC है वो अपना आकार है वो चेंज करती है भी, अपना आकार है वो चेंज करती है। WBC है वो 5 प्रकार की होती है भी। और WBC का प्रशिक्षण केंद्र बोले, ट्रेनिंग सेंटर बोले तो वो थाइमस ग्रंथि को बोला जाता है भी, थाइमस ग्रंथि। और थाइमस ग्रंथि कहां पे होती है? तो ये हृदय के पास में होती है भी, ठीक है। तो आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन। अब इसके अंदर आपको बताना भी महिलाओं के अंदर है वो, महिलाओं में गर्भाशय की भित्ति स्वयं को विकासशील, महिलाओं में गर्भाशय की भित्ति स्वयं को विकासशील निषेचित अंडाणु को ग्रहण करने के लिए तैयार करती है। यदि निषेचन नहीं होता तो गर्भाशय की भित्ति की मोटी परत निस्तारित होकर रक्त के साथ शरीर से बाहर निकल जाती है। इसे क्या कहा जाता है? तो इसे क्या बोला जाता है? मासिक या फिर मासिक धर्म या फिर रजोधर्म बोला जाता है। इसे क्या बोलते हैं? मासिक धर्म या फिर रजोधर्म बोला जाता है। और जिसका कंट्रोल कौन करता है? जिसका कंट्रोल है वो अंडाणु करता है भी, अंडाणु जिसका कंट्रोल है वो अंडाशय करता है भी, सॉरी अंडाशय, जिसका कंट्रोल है वो अंडाशय करता है भी, ठीक है। और ये है वो जो मासिक धर्म बोल दो या फिर रजोधर्म है, ये 28 दिन का होता है भी, ये 28 दिन का होता है। तो इसके अंदर है वो अपने जो गर्भाशय है, महिलाओं का जो गर्भाशय होता है, यूट्रस होता है, इसके अंदर 3 लेयर पाए जाते हैं भी, 3 लेयर होती है। इन 3 लेयरों को बोला जाता है एपिमेट्रियम, मायोमेट्रियम और एंडोमेट्रियम। एपी, मायो या फिर पेरीमेट्रियम भी बोल सकते हैं इसको, एपी या फिर पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम और एंडोमेट्रियम। तो यहां से जैसे ही मासिक धर्म या फिर रजोधर्म होता है तो उसमें क्या है, जो लेयर बनी होती है वो रक्त के साथ में क्या है, बाहर आ जाती है भी, ठीक है। और उसके बाद में लगभग है ये चक्कर है वो एक प्रकार से ये बोल सकते हैं ब्लीडिंग होना, जो कि लगभग 2 से 5 दिन तक चलती है भी, 2 से 5 दिन तक है वो ये ब्लीडिंग होती है। देन उसके बाद में वापस से यही 3 लेयर बनती है भी, वापस से है वो वही कंडीशन बनती है दोबारा से। और फिर लगभग है वो 14वें दिन है वो अंडाणु है वो फेलोपियन ट्यूब के अंदर आ जाता है भी। तो यहां पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा भी? ये हो जाएगा आपका 2 नंबर ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा भी, मासिक धर्म या फिर रजोधर्म बोल सकते हैं जिसको। रजो निवर्ती किसे बोलते हैं भी? रजो निवर्ती किसे कहा जाता है? एक तो होता है रजोदर्शन, रजोदर्शन किसे कहते हैं, और एक होता है रजो निवर्ती। दोनों क्वेश्चन पूछे गए हैं ग्रुप डी के अंदर। रजोदर्शन जब पहली बार ब्लीडिंग हो तो उसे क्या बोलते हैं? रजोदर्शन बोलते हैं भी, ठीक है। जब पहली बार मासिक धर्म हो या फिर रजोधर्म हो तो उसे क्या बोलते हैं? रजोदर्शन बोलते हैं। और जब अंतिम बार ब्लीडिंग हो तो वो रजो निवर्ती बोला जाता है भी इसको, ठीक है। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन। अब इसके अंदर है, यदि आपको किसी पारिवारिक समारोह के लगभग 150 मेहमानों को बुफे भोजन परोसना है तो भोजन परोसने हेतु अच्छी युक्ति क्या होगी? ध्यान दें कि इसका अभिप्राय यह है कि व्यक्ति को खड़े हो रहकर अपनी प्लेट हाथ में पकड़कर भोजन करना होगा। अब बुफे भोजन का आप मतलब समझते हो क्या? यानी बुफे भोजन वह भोजन होता है जिसमें अलग अलग तरह के खाने को एक ही मेज के ऊपर रखा जाता है भी। जैसे अपने ब्याह शादियों के अंदर देखा होगा भी, बहुत सारे अलग अलग प्रकार के खाने होते हैं और उसको मेज के ऊपर रखा जाता है भी। और वो जो खाना रखा जाता है वो बर्तन है वो बड़ा होता है भी, ठीक है। तो वो होता है बुफे भोजन। तो इसमें क्या है भी, यहां पे आपको पारिवारिक समूह और ध्यान देना है भी, इसमें जो व्यक्ति है वो खड़े रहकर अपनी प्लेट हाथ में पकड़कर भोजन करना चाहिए भी। तो यहां पे और ये भी है भी, भोजन समारोह के अंदर है वो यहां पे एक बात और बोली गई थी, पारिवारिक समूह में लगभग बुफे भोजन परोसा गया और भोजन परोसने हेतु अच्छी युक्ति होनी चाहिए। अच्छी युक्ति क्या होगी ये यहां पे है। तो धोने योग्य केले के पत्ते और पुनः प्रयोज्य प्लास्टिक की प्लेटें, पुनः प्रयोज्य है प्लास्टिक की प्लेटें जिसका अपन पुनः यूज कर सके और धोने योग्य केले के पत्ते।
तो इनका आप यूज करोगे तभी क्या है, ये एक अच्छी युक्ति है। अभी बाकी धातु की प्लेटों का यूज करोगे तो इसके अंदर है वो ये एक प्रकार से केले के पत्ते हैं या फिर प्लास्टिक की प्लेट आप यूज करोगे, लेकिन पुनः प्रयोज्य होने चाहिए प्लास्टिक की प्लेट। अगर पुनः प्रयोज्य नहीं है तो वो फिर पर्यावरण को नुकसान पहुंचाएगी भी थी है। और धातु की प्लेट है वो क्या है, एक प्रकार से क्रिया करने लग जाती है। धातु की जो प्लेट होती है ना, वो भोजन के साथ में क्या है, क्रिया करने लग जाती है, तो वो भोजन है वो अच्छा नहीं होता भी। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन। तो यहां पे मानव में केसिका गुच्छ कहां पाया जाता है, जिसे अपन ग्लोमेरुलस बोलते हैं भी। तो केसिका गुच्छ है वो कहां पे पाया जाता है, तो ये आपका वृक्क यानी किडनी के अंदर पाया जाता है भी। वृक्क यानी किडनी के अंदर पाया जाता है। इस प्रकार से ये आपका क्या है भी, ये आपका बोमेन कैप्सूल, बोमेन स्पुट है, और बोमेन स्पुट के अंदर वो इस प्रकार से केशिकाएं होती है भी। इस प्रकार से है वो बहुत ज्यादा मात्रा में केशिकाएं होती है, तो इसको क्या बोलते हैं, आपका ग्लोमेरुलस बोलते हैं, यानी केशिका गुच्छ बोलते हैं। और ये जो प्याले जैसी आकृति होती है इसे क्या बोला जाता है, तो इसे बोमेन कैप्सूल या बोमेन स्पुट बोला जाता है। तो यहां पे वृक्क में यानी किडनी के अंदर है वो ये ग्लोमेरुलस पाया जाता है। और यकृत में, यकृत क्या करता है भी, आपका यकृत है वो यूरिया का निर्माण करता है भी। यकृत यूरिया का निर्माण करता है। दूसरी बात, यकृत है वो सबसे बड़ी बहिस्त्रावी या फिर सबसे बड़ी ग्रंथि है भी। सबसे बड़ी ग्रंथि है। और बहिस्त्रावी की अगर मैं बात करूं तो सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, यकृत हो जाएगी। लीवर, यकृत, जिगर बोलते हैं जिसको। अस्थि मज्जा, लाल अस्थि मज्जा के अंदर है वो क्या होता है भी, लाल अस्थि मज्जा के अंदर है वो आरबीसी का निर्माण होता है भी। आरबीसी का निर्माण होता है लाल अस्थि मज्जा के अंदर। और गर्भाशय, यूट्रस, जहां पे बच्चे का लालन पालन होता है, तो वहां पे वो गर्भाशय भी, ठीक है। तो यहां पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा भी। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है, निम्न में से कौन सा एक ब्लीचिंग पाउडर का सही सूत्र है। रासायनिक सूत्र आपको बताना है ब्लीचिंग पाउडर का। ब्लीचिंग पाउडर किसे बोला जाता है भी, तो ब्लीचिंग पाउडर अपन एक प्रकार से व्यंजक चूर्ण को बोलते हैं। और आपको पता है जब बुझे हुए चूने के अंदर या फिर जब बुझे हुए चूने का क्लोरीनीकरण करते हैं तो क्या बनता है, CaOCl2 कैल्शियम ऑक्साइड प्लस में कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड प्लस में H2O जल बन जाता है। तो ये आपका क्या है, विरंजक चूर्ण है जिसे अपन ब्लीचिंग पाउडर बोलते हैं, जो कि एक प्रकार से रंग उड़ाने का कार्य करता है। और जो ब्लीचिंग पाउडर है ये जो पीने योग्य पानी है यानी पेयजल को शुद्ध करता है। ये पेयजल को रोगाणु रहित करता है, कीटाणु रहित करता है पेयजल को, ठीक है। और जो एक प्रकार से ये आपका बुझा हुआ चूना है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम क्लोराइड है। और उसके बाद में ये कैल्शियम ऑक्साइड है जिसे अपन क्या बोलते हैं, बिना बुझा हुआ चूना बोलते हैं भी। और कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है जो कि आपका विरंजक चूर्ण या फिर ब्लीचिंग पाउडर बोलते हैं। और एक जल की स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए किसका यूज किया जाता है, तो स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए Na2CO3.10H2O जिसे बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, धावन सोडे का यूज किया जाता है भी। तो यहां पे आपका राइट आंसर क्या होगा, 2 नंबर ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो भी, प्रिज्म द्वारा इनमें से किस रंग की प्रकाश किरण का विचलन अधिकतम होता है। प्रिज्म है वो आपने दृश्य प्रकाश सुना होगा, VIB दृश्य प्रकाश का नाम सुना होगा, जिसमें इंद्रधनुष बनता है। VIB GYOR विबग्योर, वॉयलेट, इंडिगो, बैंगनी, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, ये 7 रंग होते हैं जिससे क्या है इंद्रधनुष का निर्माण होता है। तो यहां पे ये इस नाम का क्या है, बायां भाग है, और ये इस नाम का क्या है, दायां भाग है। जब अपन बाएं से दाईं ओर जाते हैं तो तरंग दैर्ध्य है वो क्या है भी, बढ़ता है। तरंग दैर्ध्य बढ़ता है तो किस रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे ज्यादा होता है, तो लाल रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे ज्यादा होता है। इसीलिए इसका विचलन बहुत कम होता है भी, इसका विचलन है वो बहुत कम होता है। इसीलिए विचलन लाल रंग का कम होता है, इसीलिए क्या है, खतरे के निशान है वो रेड रंग के बनाए जाते हैं। विचलन कम, अपवर्तनांक कम, ठीक है। और प्रकीर्णन
प्रकीर्णन कम, और उसके बाद में वर्ण विक्षेपण कम, वर्ण विक्षेपण कम, ठीक है। और उसके बाद में अगर बात करते हैं यहां पे जो तरंग दैर्ध्य है वो क्या है, कम है, तरंग दैर्ध्य कम है, तो इसका मतलब यहां पे ये सारे के सारे क्या होंगे भी, यहां पे अधिकतम होंगे, यहां पे क्या होंगे, अधिकतम होंगे। और अधिकतम होंगे तो यहां पे एक प्रकार से ये है भी तरंग दैर्ध्य अधिकतम होगा, तो तरंग दैर्ध्य अगर कम है तो उस रंग की भेदन क्षमता है ना वो भी ज्यादा होगी, और गति है वो भी ज्यादा होगी भी, गति है वो भी आपकी ज्यादा होगी, गति भी ज्यादा होगी, भेदन क्षमता गति नहीं, शक्ति भी ज्यादा होगी, और भेदन क्षमता है वो भी ज्यादा होगी, और ऊर्जा भी ज्यादा होगी। तो वोयलेट जो रंग है ना उसमें ऊर्जा सबसे ज्यादा है भी, और भेदन क्षमता है वो भी सबसे ज्यादा है। तो यहां पे वोयलेट यानी बैंगनी रंग का जो प्रकीर्णन है, जो विचलन है वो अधिकतम होगा भी। तो 4 नंबर ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, इसमें बोला गया है भी एल लंबाई और ए अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल वाले एक पदार्थ का प्रतिरोध आर है। यदि इनकी लंबाई 3 गुनी करने के बावजूद इसकी अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल ए में क्या परिवर्तन किया जाना चाहिए ताकि इसका जो प्रतिरोध है वो आर ही बना रहे। तो यहां पे देखो भी थोड़ा सा इसको नीचे सरका लेते, ऊपर कर लेंगे इसको सोल्व। यहां पे देखो एल लंबाई है, आपको पता है भी प्रतिरोध का फॉर्मूला क्या होता है, तो प्रतिरोध का फॉर्मूला होता है आर बराबर क्या होता है, आर बराबर होता है रो एल अपॉन में ए, एल अपॉन में ए ये होता है। एल यहां पे लंबाई है और ए अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है। अब एल लंबाई और ए अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है, एक बार रो को आप कांस्टेंट मान लो, यानी प्रतिरोधकता को कांस्टेंट मान लो, तो यहां पे ये फॉर्मूला बनेगा एल लंबाई और ए प्रतिरोध है, एल लंबाई और ए अनुप्रस्थ काट है, तो यहां पे पदार्थ का प्रतिरोध क्या है भी आर है। अब इसने क्या किया, अभी लंबाई को 3 गुना कर दिया, भी लंबाई को 3 गुना कर दिया, तो आर बराबर क्या हो गया 3L अपोन में 3 यानी 3 गुना कर दिया जाए। और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन किया जाना चाहिए ताकि उनका प्रतिरोध आर ही बना रहे, वापस आर ही आना चाहिए। तो आप क्या करोगे, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल को भी क्या कर दो 3 गुना बढ़ा दो, भी अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल को भी 3 गुना बढ़ा दो, जिससे 3 से 3 कट जाएगा और मान क्या बचेगा L अपॉन में A, और L अपॉन में A का मान क्या है R है, L अपॉन में A का मान क्या है भी L लंबाई हो और A अनुप्रस्थ काट हो तो उसका जो प्रतिरोध है वो R ही होगा। तो यहां पे जो आपका अनुप्रस्थ काट है वो आपको क्या करना पड़ेगा 3 गुना बढ़ाना पड़ेगा भाई। तो इसमें हो जाएगा अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल को 3 गुना बढ़ा दिया जाना चाहिए, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा 4 नंबर ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा भी। ठीक है, आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन। अब इसके अंदर आपको बताना भी 4 सेंटीमीटर व्यास वाले एक सिक्के को 30 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस के सामने 45 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है, तो सिक्के के प्रतिबिंब का व्यास कितना होगा ये आपको बताना है। देखो भी 4 सेंटीमीटर व्यास वाला एक सिक्का है और 30 सेंटीमीटर फोकस दूरी, तो यहां पे आपके पास में उत्तल लेंस है। लेंस फॉर्मूला लगाओ पहले, तो 1/f बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/v माइनस में 1/u। लेंस के अंदर है वो माइनस आता है और दर्पण के अंदर प्लस आता है भी। ठीक है, तो यहां से आपको ज्ञात क्या करना है, तो यहां पे आपको पहले तो आपको प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात करनी पड़ेगी, यानी v का मान ज्ञात करना पड़ेगा। तो इस u को दूसरी साइड में भेज दो, तो फॉर्मूला बनेगा 1/v बराबर क्या हो जाएगा 1/f प्लस में 1/u, 1/u आ जाएगा यहां पे, तो 1/u रख दो भी 1/u। उसके बाद में ये 1/v है भी 1/v है, बराबर में मान रख दो। आप उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस की फोकस दूरी है वो धनात्मक की होती है भी, उत्तल लेंस और उत्तल दर्पण दोनों की फोकस दूरी धनात्मक होती है। और 45 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है कोई वस्तु, तो दूरी पे रखा गया, सामने रखा गया, तो इसका मतलब बाईं ओर रखा गया, और बाईं ओर सारी की सारी दूरियां वो कैलकुलेट करते हैं नेगेटिव में, तो ये आपके पास में 1/45, तो इसका जो एलसीएम आएगा वो 90 आ गया अभी। 30 या 90 माइनस में 45 2 90, तो यहां पे आपके पास में ये तो मान है 1/v का। ठीक है, v का मान क्या आ जाएगा, तो 90, v का मान है वो आपके पास में 90 आ जाएगा। अब देखो भी आपको पता है भी आवर्धन का फॉर्मूला होता है m बराबर होता है h डैश अपॉन में h बराबर होता है v अपॉन में u, ये आवर्धन का फॉर्मूला होता है भी। तो यहां से इन दोनों फॉर्मूले से अपन किस प्रकार से हल करते हैं, h डैश होता है प्रतिबिंब की हाइट और h होता है बिंब की हाइट, u होता है प्रतिबिंब की दूरी
और v होता है बिंब की दूरी। तो यहां पे h डैश आपको याद करना है, तो ये हो जाएगा वी एच अपॉन में यू। v का मान कितना है, भी 90 है, और h का मान आपके पास में कितना है, तो h का मान तो 4 सेंटीमीटर व्यास दे रखा है, तो 4, और u का मान कितना है, भी 45। u का मान कितना है, 45, तो u का मान है वो आप नेगेटिव में ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में 45 दुए 90, 4 दुए 8, तो माइनस का 8 सेंटीमीटर आ जाएगा। माइनस का 8 सेंटीमीटर आ गया। माइनस क्या दर्शा रहा है, तो इसमें आपका जो प्रतिबिंब बना है वो वास्तविक बना है, प्रतिबिंब है वो वास्तविक बना है। प्रतिबिंब की जो हाइट है, जो व्यास है, यानी इस प्रकार से आपका ये उत्तल लेंस है, यानी ये उत्तल लेंस इस प्रकार से बनता है ये, ठीक है, और ये आपका मुख्य एक्स है। तो इसके ऊपर जो हाइट होती है, इसके ऊपर जो हाइट होती है वो तो आप क्या लेते हो, प्लस के अंदर लेते हो, और इसके नीचे जो मुख्य एक्स के नीचे जो हाइट होती है ना, वो आप नेगेटिव में लेते हो। तो इसीलिए इसने क्या है, कार्तीय चिन्ह परिपाटी का पालन नहीं किया भी। अगर कार्तीय चिन्ह परिपाटी का पालन करता तो माइनस में आता भी, क्योंकि इसका जो प्रतिबिंब है वो मुख्य एक्स के नीचे बना है, और मुख्य एक्स के नीचे जो हाइट होती है वो आप नेगेटिव में लेते हो भी। तो यहां पे आपका राइट आंसर क्या होगा, 4 नंबर ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसके अंदर आपको बताना भी, पादप, किसी पादप में मोटी कोशिका भित्ति वाली ऐसी कोशिकाएं हमें कहां मिलती है। तो इसके अंदर आपने देखा भी, ये जो मोटी कोशिका भित्ति है, लेकिन इसके बीच में क्या पाए जा रहे हैं, छिद्र। इसके बीच में छिद्र पाए जा रहे हैं भी, और इसके बीच में जो छिद्र पाए जा रहे हैं, तो इसका आपको अंदाजा लग गया भी, ये फ्लोएम में है। ये फ्लोएम में है। जो चालनी नलिकाएं हैं, नलिकाएं, चालनी जो नलिकाएं होती है, उनकी जो कोशिका होती है ना, वो छिद्रित प्रकार की होती है भी। इस प्रकार से उसमें क्या है, उनकी जो दीवारें होती है वो छिद्रित होती है भी, छिद्र पाए जाते हैं उनकी दीवारों के अंदर। तो यहां पे देखो भी, ये रहा छिद्र, ये रहा, ये क्या है, छिद्रित है। तो इस प्रकार से ये जो मोटी कोशिका भित्ति है और छिद्रित प्रकार की है, तो वहां पे आपका फ्लोएम आपका राइट आंसर हो जाएगा। फ्लोएम क्या करता है, फ्लोएम है वो एक प्रकार से बोले तो भोजन का एक स्थान से दूसरे स्थान पर, या फिर भोजन का परिवहन करता है भी। जाइलम है वो जल का परिवहन करता है भी। जाइलम क्या करता है, जल का परिवहन करता है भी। विभज्योतक, ये आपका एक प्रकार से उत्तक है भी। विभज्योतक क्या है, उत्तक है, और ये कहां पे पाया जाता है, तो कहां पे पाया जाएगा, तो विभज्योतक है वो आपका जहां पे कोशिका विभाजन करती है, जहां पे कोशिका लगातार विभाजन करती रहती है, वहां पे विभज्योतक पाया जाएगा, और इसे मेरिस्टेमेटिक उत्तक बोलते हैं भी। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बोला जाता है, और ये 3 प्रकार के होते हैं भी। अब 3 प्रकार के कौन कौन से हो जाएंगे, तो पहला हो जाएगा शीर्ष विभज्योतक, ठीक है, और दूसरा हो जाएगा पार्श्वीय विभज्योतक, और तीसरा हो जाएगा अंतर्विष्ट विभज्योतक। अब शीर्षस्थ विभज्योतक कहां पे पाया जाएगा, तो ये आपके तने के शीर्ष के ऊपर पाया जाएगा अभी, और जड़ के शीर्ष के ऊपर, ठीक है। ये लंबाई के अंदर वृद्धि करता है अभी, ये पौधे की लंबाई के अंदर वृद्धि करता है। तो तने का जो शीर्ष भाग है ना, वहां पे क्या है, शीर्षस्थ विभज्योतक पाया जाएगा, और जो जड़ है उनका जो शीर्ष भाग होता है, आगे वाला जो भाग होता है, वहां पे क्या है, शीर्षस्थ विभज्योतक पाया जाएगा। पार्श्वीय विभज्योतक है ना, ये तने की मोटाई करता है, तने और जड़ की मोटाई करता है। तो ये क्या करेगा, पार्श्वीय यानी तने के अंदर है वो पाया जाएगा, और जो जड़ है उनके अंदर पाया जाएगा भी। ये क्या करता है, उनकी मोटाई के अंदर वृद्धि करता है भी। और अंतर्विष्ट विभज्योतक है ना, ये कहां पे पाया जाएगा, तो ये आपका जैसे इंटरनोड नहीं होता क्या, जैसे जब पौधा छोटा होता है, ये मान लो भी ये पौधा छोटा था, तो इनके जो इंटरनोड थे, इस प्रकार से निकले हुए जो टहनियां थी, वो पास पास में थी भी। और जैसे ही ये पौधा विकसित हो गया, तो ये जो उनके बीच जो इंटरनोड के बीच में जो आपका गैप है वो ज्यादा हो गया भी। पौधा बड़ा हुआ तो उसमें जो दोनों टहनियों के बीच में जो गैप आया वो ज्यादा हो गया। तो इनके बीच में जो गैप करने का जो कार्य है ना, वो कौन करता है, तो वो अंतर्विष्ट विभज्योतक करता है भी, ठीक है। तो ये उत्तक है वो पौधे के अंदर। और याद रखना, विभज्योतक, ये क्वेश्चन पूछा गया है भी, ALP 2024 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया है। ALP 2024 के अंदर विभज्योतक के अंदर है वो रसदानी नहीं होती भी, रसधानी यानी वैक्यूल्स, रिक्तिका नहीं पाई जाती भी। ये क्वेश्चन ALP 2024 के अंदर पूछा गया है, ठीक है। तो इसके अंदर केंद्रक भी पाया जाता है, कोशिका भित्ति भी पाई जाती है, लेकिन रसदानी इसके अंदर नहीं पाई जाती भी। इट्स ओके। तो आपका यहां पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, 4 नंबर ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और जाइलम और फ्लोएम है, ये दोनों के दोनों क्या है, 7 बंडल है भी, और ये दोनों के दोनों है
वो 7 बंडल है और ये किसके अंदर आते हैं, तो ये आपके आ जाएंगे सरल जटिल स्थायी उत्तक के अंतर्गत, जटिल स्थायी उत्तक के अंतर्गत आते हैं जाइलम और फ्लोएम। जाइलम के अंदर है वो 4 अवयवों से मिलकर बना होता है और फ्लोएम है वो आपका 5 अवयवों से मिलकर बना होता है। तो इस प्रकार से हमारा ये पेपर है वो यहां पे कंप्लीट हो जाता है। आई होप आपको प्रत्येक क्वेश्चन इजी तरीके से समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई भी क्वेश्चन में आपको डाउट लगती है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। और एक कल वाली क्लास के अंदर है वो थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया, अभी आई एम सो सॉरी। फ्लो के अंदर धावन सोडा, बहुत बार मैंने आपको बताया भी है भी। तो धावन सोडा जिसे क्या बोलते हैं, वॉशिंग सोडा बोलते हैं और इसका जो फॉर्मूला होता है Na2CO3.10H2O, 10 जल के अणु होते हैं। और इसकी जो गुण धर्म है, इनकी जो प्रकृति है वो कैसी होती है, तो ये क्षारीय प्रकृति का होता है। ये कैसा होता है, क्षारीय प्रकृति का होता है। और ये यहां पे रेलवे ने उभयधर्मी प्रकृति का मान रखा है, तो उभयधर्मी प्रकृति का नहीं होगा, भी क्षारीय प्रकृति का होगा। 1 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा इसमें, ठीक है। तो थोड़ा सा करेक्शन कर लेना भाई, कल वाली क्लास के अंदर 3 नंबर क्वेश्चन के अंदर करेक्शन करना आपको। तो आज की क्लास में इतना ही। भी चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, पास में लगे बेल आइकन को जरूर दबाइएगा भाई। जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब करो भी पहले, और पास में लगे बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, ताकि अपन जैसे ही नेक्स्ट वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप तुरंत उसका लाभ उठा सको। रही बात पीडीएफ की, तो क्लासों की पीडीएफ और प्रीवियस ईयर के पेपर की पीडीएफ है वो आपको टारगेट हब एप्लीकेशन पे मिलेगा। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, तो वहां से जाकर के आप एप्लीकेशन को डाउनलोड करें और प्रत्येक क्लास की पीडीएफ और प्रीवियस ईयर के पेपर की पीडीएफ है वो आपको इसी एप्लीकेशन के माध्यम से मिलेगी। तो आज की क्लास में इतना ही। भी मिलेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।